और उसका जो है रिलेशनशिप किस तरह के होते हैं, ठीक है। फिर होस्ट रॉक, उसके अलावा ये देखा कि जी उसके इंटरनल आर्किटेक्चर किस तरह का है, जॉइंट्स एंड कॉलम्स वगैरह जो हैं, फिर उन जॉइंट्स के अंदर जो फिलिंग है उसका क्या है, उसके अपनी क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा ना। तो ग्रेन साइज, फ्लो बैंडिंग वगैरह ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी। आज उसके मिनरोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि स्मॉल स्केल टेक्सचर्स ऑफ द इग्नियस रॉक में जो मिनरोलॉजी है जिसमें आपके पास पेट्रोलॉजिकल टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट तो वो ये कि उसने कहा कि जैसे ही आप एक क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक को देखते हैं तो वो सिर्फ बेस्ट जो अटेम्प्ट होती है उसे आइडेंटिफाई करने की, वो आप उसके जो मिनरल कंटेंट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर बेस करते हुए करते हैं, ठीक है। वो अक्सर आपने ये इसके लिए जो बाउंड रिएक्शन सीरीज है तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि यार वो अब पता नहीं, वो मुझे जो है फ्रैंकली स्पीकिंग इतना इग्नियस का नहीं पता, लेकिन वो जब कासिम साहब या बाकी टीचर्स के साथ बंदा जाता है तो वो कहते हैं यार ये ब्लैक कलर का प्लेजियोक्लेस है, इसमें ये इतनी परसेंटेज है। वो विद पैसेज ऑफ टाइम जब आपका फील्ड एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो उसके साथ जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार इसमें जो कौन से कलर का मिनरल जो है वो कितनी क्वांटिटी में है, उसकी बेस पे वो कहते हैं कि यार ये रायलाइट है, ये गैब्रो है, ये बेसाल्टिक लावा है, ये कौन सा है, ठीक है। या फिर ये अल्ट्रा मैफिक है, इंटरमीडिएट्स हैं किस तरह। तो बाकी तो इसकी ये इन्होंने क्लासिफिकेशन में इसकी अपेंडिक्स वगैरह जो है अपेंडिक्स नंबर A7 और इस तरह बाकी भी दी हुई है क्लासिफिकेशन के लिए। फर्दर जो इसकी क्लासिफिकेशन होती है फील्ड पे तो आप एक रफली आइडिया ही लगा सकते हैं, ठीक है, कि यार वो भी ऑन द बेसिस ऑफ आप जो मिनरल कंटेंट जो विजिबल होते हैं उसकी बेसिस पे आप एक रफली से कहते हैं कि यार ये 40% से ज़्यादा है तो ये आपके पास जो है मैफिक मिनरल है, ठीक है। 20 to 40% है तो इंटरमीडिएट में आपकी कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो फिर भी इसके जो ओरिजिनल आप एनालिसिस करते हैं वो आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिन सेक्शंस या फिर जियोकेमिकल एनालिसिस की बेस पे, ठीक है। तो फिर भी जो है आपके पास 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, वो ये कि अगर मीडियम से फाइन ग्रेन आपके पास रॉक हो जिसमें, तो उसमें पायरोक्सिन और एम्फीबोल जो होते हैं वो आपस में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसने कहा इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर 40% से ज़्यादा आपके पास होगा मैफिक मिनरल्स तो वो आपके पास जो है क्या आएगा, मैफिक रॉक कहलाएगा। अगर उस आपके पास 20 to 40% है मैफिक मिनरल तो वो आपके पास जो है इंटरमीडिएट रॉक कहलाएगा। इसके लिए हम जो है ये बाउंड रिएक्शन सीरीज देखते हैं, ठीक है। तो ये बाउंड रिएक्शन सीरीज तो आपने सारों को याद भी होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। इसमें ये है कि टेम्परेचर जो है लेफ्ट साइड पे आप देखें फ्रॉम हायर टू लोअर आ रहा है, जितना टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट होगा उसके दौरान में जो है आपके पास एक तो सीरीज राइट साइड पे कॉन्टिन्यूस सीरीज चल रही होती है जिसमें कैल्शियम रिच होता है, ठीक है। ये प्लेजियोक्लेस फेल्ड्स्पार है, वहां पे कैल्शियम रिच है, वहां से वो सोडियम रिच में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। कैल्शियम को सोडियम जो है वो रिप्लेस करता जा रहा होता है। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सीरीज है जिसमें ओलोवीन है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल है, बायोटाइट वगैरह। तो अगर आप इनकी कॉम्बिनेशन देखें तो अल्ट्रामैफिक में आपके पास क्या होगा, कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस फेल्ड्स्पार होगा और उसके अलावा आपके पास ओलोवीन के रॉक्स होंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर मैफिक देखें जिसमें आपके पास बसाल्ट और गैब्रो आ जाता है जिसको बसाल्टिक इग्नियस रॉक भी आप कहते हैं। ज्यादातर जो है ये आपके पास ये जो वॉल्केनिक हैं ये बेसाल्टिक लावास के हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास पायरोक्सिन एम्फीबोल होगा और उसके अलावा कैल्शियम रिच में ही आपके पास प्लेजियोक्लेस फेल्ड्स्पार होगा। तो वही अगर आपके पास पायरोक्सिन और एम्फीबोल ज्यादा है तो ये आपके पास मैफिक रॉक्स में आएगा, ठीक है। और अगर ये उसकी क्वांटिटी आपके पास पायरोक्सिन और एम्फीबोल की कम आ रही है, अगर आप सिंपली इन दो को ही आइडेंटिफाई करना सीख लें, ठीक है, 3 कंटेंट को देख लें कि अगर आप ओलोवीन को फील्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अगर वो टोटली ही ओलोवीन का बना हुआ है और थोड़े से माइनर कंटेंट में आपके पास पायरोक्सिन है तो वो आपके पास अल्ट्रामैफिक रॉक्स हैं, ठीक है, जिसमें पेरिडोटाइट आ गया और कोमाटिलाइट आ गया। उसके अलावा अगर सिर्फ आप पायरोक्सिन और एम्फीबोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना तो वो आपके पास जो है डिस्टिंग्विशिंग बन जाता है कि वो मैफिक रॉक है
अगर वो उसकी क्वांटिटी कम है आपके पास तो वो ऑब्वियसली आपके पास पे इंटरमीडिएट या फिर फेल्सिक रॉक्स वगैरह होंगे। ठीक है, समझ आई? तो वही उसने कहा कि अगर इग्नियस रॉक को जिस टाइम आप देख रहे होते हैं तो इसमें जो क्वार्ट्ज की क्रिस्टल होते हैं वो यूजुअली क्लियर होते हैं। ठीक है, जबकि अगर क्वार्ट्ज के वही क्रिस्टल अगर वेन्स में आपको मिले तो वो आपको बस मिल्की फॉर्म में होता है। तो क्वार्ट्ज और जो उसने कहा फेल्डस्पार भी जो है वो मोस्टली वाइट कलर में होता है जिस टाइम अल्टर हुआ हो। तो अगर प्लेजियोक्लेस आपको मिलता है तो वो आपके पास जो है वो फ्रेश कलर में आपके पास जो है वो क्वार्ट्ज की तरह क्लियर होगा। लेकिन इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे होता है कि वो प्लेजियोक्लेस का है या फिर आपके पास जो है वो क्वार्ट्ज की कंटेंट है। तो जिस टाइम आप उन्हें ब्रेक करेंगे तो जो प्लेजियोक्लेस होगा उसकी जो क्लीवेज पैटर्न है वो स्ट्रेट होंगे। ठीक है, वो फ्लैट होंगे। ठीक है, तो जिस टाइम आप उसे सूरज में हिलाएंगे तो वो आपके पास जो उसके क्लीवेज पोर्शन हो गए वहां पर वो आपके वो फ्लैट उसकी जो क्लीवेज है वो दिखाई देगी। जबकि अगर आप क्वार्ट्ज का करेंगे तो क्वार्ट्ज का जो है वो इरेगुलर फॉर्म में उसका क्लीवेज होगा। ठीक है, समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल ये एक क्रिस्टल है तो यस सर। क्वार्ट्ज का आपके पास इस तरह टूटेगा। ठीक है, जबकि अगर आपके पास प्लेजियोक्लेस है तो प्लेजियोक्लेस आपके पास इस तरह फ्लैट में होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फील्ड पे आइडेंटिफिकेशन की है। तो आपने वो पायरोक्सिन एम्फीबोल वगैरह को अगर आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये प्लेजियोक्लेसिस वगैरह को आप कर सकते हैं, तो वही ये जो उसने लिखा हुआ है कि 40% से ज़्यादा है अगर वही क्या क्या ओलोविन के अलावा जो आपके पास पायरोक्सिन और एम्फीबोल, तो वो आपके पास मैफिक रॉक की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और अगर 40% से कम है आपके पास 20 to 40% है तो वो फिर आपके पास इंटरमीडिएट में आ जाता है। ठीक, तो वो उसके इसने कहा कि मोस्ट ऑफ द igneous rock contains some plagioclase feldspar। तो हमने उस साइड पे जो कॉन्टिन्यूस सीरीज देखी थी तो यहाँ पे आपके पास कैल्शियम रिच था और यहाँ पे आपके पास सोडियम रिच था। तो ये आपके पास क्या था? प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार था। तो ये आपके ऑलमोस्ट हर उसमें होता है। ठीक है, इग्नियस रॉक में। तो वही कह रहा है कि अगर आप इसकी परसेंटेज जो है उसको फाइंड आउट कर सकें, अगर आपको पता हो, क्योंकि जितना कैल्शियम रिच होता जाएगा उतना कलर जो है ना रॉक का वो डार्कर कलर होता जाएगा। ठीक है, और जितना सोडियम रिच की तरफ जाता जाएगा उतना जो आपका रॉक बॉडी है जो इग्नियस रॉक है वो लाइटर कलर की होती जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में उसने कहा मिनरल, उसका टेक्सचर और फैब्रिक। तो वो उसने कहा कि एक्सेप्ट फॉर ग्लासी लावा। ठीक है, ग्लासी वो कंटेंट जहाँ पे वो वाटर बॉडी के अंदर या फिर जो है स्नो किसी ग्लेशियर के अंदर उसकी इरप्शन हुई है तो सडन कूलिंग की वजह से वहां पे ग्लासी लावा हो। ठीक है, या फिर आपके पास फिनो पायरो क्लास, कौन से होते हैं पायरो क्लास? कल हमने पढ़े थे। पायरो क्लास किन को कहते हैं? बताए ना यार, आप इसमें से क्विज देने के लिए ख्वाहिशमंद है। जो वॉल्केनिक बम्स होते हैं जो उससे वॉल्केनो से निकल के थ्रू फ्रेगमेंटेड हो और उसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेड हो। ठीक है, उसे पायरोक्लास्ट कहा जाता है। और पायरोक्लास्टिक में आगे फ्लो होता है और एक एक ये आपके पास जो है वॉल्केनिक बम्स वगैरह होते हैं। तो उसके मैट्रिक्स उसने कहा इन दो के अलावा एक तो ग्लासी स्ट्रक्चर और सेकेंडली जो है पायरोक्लास्टिक रॉक्स हों जिसमें जो है वो इजेक्ट होके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हुए हो। ठीक है, इन दो के अलावा उसके अंदर जो है जो क्रिस्टल्स हैं उनकी इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। ठीक है,
अब ग्लासी लावा में ऑब्वियसली वो सडन चिल होता है, तो उसमें आपको जो है वो क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो एक शीट की फॉर्म में आपको मिलेगा। जबकि आपके पास जो पायरोक्लास्ट का मैट्रिक्स होगा, तो ये आपके पास जो है वो जैसा नहीं कल बात कर रहे थे कि गोबर की थापियों की तरह, ठीक है, प्यूमस वगैरह जो है ऊपर नीचे गिरेगा तो गोबर की थापियों की तरह जो है, तो इनमें भी आपके पास जो है इंटरलॉकिंग ऑफ क्रिस्टल्स नहीं मिलता। इसके अलावा जितने होंगे उसमें आपके पास जो है वो इग्नियस रॉक्स जो हैं उनमें इंटरलॉकिंग ऑफ क्रिस्टल्स मिलेगी। ठीक हो गया। बाकी बात लोग कहते हैं कि इसमें लेक ऑफ फोलिएशन होती है। लेक ऑफ फोलिएशन ऑब्वियसली होगी क्योंकि वो फ्लो में है, ठीक है। उसमें अगर माइनर फ्लो नहीं है तो उसके बाद उसमें अगर वो नहीं होती, क्या नाम है, मेटामॉर्फिज्म और प्रेशर वगैरह नहीं पड़ता, तो उसमें फोलिएशंस नहीं होंगी। तो फर्दर आगे इसी में उसने कहा फ्लो बैंडिंग एंड फ्लो फोलिएशन। इसमें फ्लो फोलिएशन भी आपको मिल सकती है, ठीक है। अभी ऊपर वो कह रहा है कि नहीं मिलती, लेक फोलिएशन कह रहा है, और यहाँ पे वो कह रहा है जी फ्लो फोलिएशन मिल सकती है। तो खैर कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि वो कह रहा है कि जिस टाइम पायरोक्लास्ट डिपॉजिट या फिर विस्कस लावा जो है, पायरोक्लास्ट डिपॉजिट्स वो जो हमने ये इसकी बात कर रहे थे कि जो वॉल्केनिक बम्स वगैरह जब प्यूमस की जो है वो आके गिरते हैं, तो उनके ऊपर प्यूमस का हमने ये कहा था पायरोक्लास्ट जो फ्लाई डिपॉजिट्स होते हैं उसके अंदर जो है आपके पास वेसल्स होती हैं, ठीक है, सुराख होते हैं जिसमें से जो ऑलरेडी इंट्रैप्ड गैस होती है वो बाद में एस्केप कर जाती है। तो वहां पे वो प्यूमस जैसे स्पॉन्ज नहीं होता स्कॉच ब्राइट की तरह का, उसके ऊपर अगर शीरिंग हो, मतलब वहाँ उसके ऊपर प्रेशर वगैरह पड़े, ओवरबर्डन प्रेशर ही सही, या फिर जो है उसके ऊपर फर्दर जो है किसी फ्लो वगैरह की वजह से या किसी एजेंट की वजह से वो डिस्टॉर्ट हो गया हो, या फिर आपके पास विस्कस लावा, विस्कोसिटी मतलब उसकी ज्यादा हो जिसकी वजह से उसके अंदर फ्लो है वो आस्ता आस्ता चल रहा हो, जैसे कि आपके पास एंटीसेटिक हैं और डायोलाइट्स वगैरह हैं, तो वो जिस टाइम उनकी मूवमेंट हो रही होगी तो उस विस्कस फ्लो या फिर शीयरिंग की वजह से इनके अंदर जो है जो मिनरल्स होते हैं उनकी अलाइनमेंट हो जाती है विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ठीक है। तो इसको इग्नियस की टर्मिनोलॉजी में वो इसे फोलिएशन कहेगा, ठीक है। तो उसने ये कहा कि जिस टाइम आप फील्ड में होते हैं तो आप फ्यामी को देखें, ठीक है। फ्यामी क्या कल हमने डिस्कस किया था, फ्यामी क्या होता है, ये जो है फ्यामी कहते हैं जो प्यूमिस रॉक होता है, जो प्यूमिस डिपॉजिट होता है जिसमें स्पॉन्ज टाइप का होता है, उसके ऊपर जिस टाइम शीयरिंग इफेक्ट पड़ता है ओवर बर्डन प्रेशर वगैरह की वजह से, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो उस डिस्टॉर्टेड प्यूमिस को फ्यामी कहा जाता है, ठीक है। तो वो फ्यामी जो है एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आपको बताया कि ये जो इग्नियस रॉक है ये आया लावा के पायरोक्लास्टिक है या ये फ्लो के साथ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो फ्लो और पायरोक्लास्ट में आपको डिस्टिंग्विश करके बताता है। इसके अलावा इसने कहा कि प्लूटॉन्स में भी हो सकती हैं जैसे ग्रेनाइट वगैरह में, लेकिन वो चूंकि प्लूटॉन होते हैं सब सरफेस में बरीड, तो उनके ऊपर प्रेशर वगैरह का उस तरह इफेक्ट नहीं पड़ता जैसा मतलब ये फ्लो डायरेक्शन में फ्लो प्रेशर का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो वो फ्लो इतना वो करते नहीं है, वो वहीं पे जो है एक बॉडी उसमें इंट्रूड हुआ और वहीं पे वो जो है सॉलिडिफाई हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि मच रेयर केसेस में होता है कि सरप्राइजिंगली रेयर केसेस में आपको प्लूटॉन्स के अंदर भी ये फोलिएशन वगैरह मिल सकती है। फर्दर उसने कहा इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो गई या इंटरनली जो है, ठीक है। हम जॉइंट्स वगैरह जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं, अभी हम जो उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लावा की उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी में उसकी फोलिएशन भी होगी। तो अभी जो है कमुलेट लेयरिंग, तो कमुलेट लेयरिंग ये है कि वो जिस टाइम हम बाउंड रिएक्शन सीरीज देख रहे थे वो, तो हमने यही कहा कि जिस टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है
वो कूल डाउन होता जा रहा है, उसी तरह जो है ये डिफरेंट मिनरल्स जो है ये प्रेसिपिटेट होते जा रहे हैं। ठीक है, ओलोवीन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल वगैरह जिस तरह इनका टेम्परेचर जो है वो आता जा रहा है तो ये क्रिस्टलाइज होते जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह ये आपके पास अल्ट्रा मैफिक, मैफिक, इंटरमीडिएट फेल्सिक्स वगैरह बन रहे हैं, एंड में आपके पास जो है वो क्वार्ट्ज प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, तो वो उसने कहा हम मोस्टली समझते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन वगैरह हो रही होती है तो ये क्रिस्टलाइजेशन उसके जो चैम्बर है उसके बॉटम पे हो रही होती है। हम ये समझते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे एक बनाते हैं कि ये आपके पास देची है, इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है उसकी सेटलिंग यहाँ पे होती जा रही है। ठीक है, हम यही समझते हैं ना कि यहाँ पे पहले ओलोवीन पड़ेगा, फिर पायरोक्सिन पड़ेगा, फिर एम्फीबोल होगा, फिर बायोटाइट वगैरह पड़े होंगे। लेकिन वो ये कहता है कि इसके अलावा भी यहाँ पे जो इसके मार्जिन्स होते हैं ना, जो साइड्स होती हैं, ये यहाँ पे भी यही रिएक्शन काम चल रहा होता है, क्रिस्टलाइजेशन। समझ आइए? हेलो, जगह यार। जी सर। हाँ, तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन या सेटलिंग डाउन हो रही होती है ये उसके बॉटम पे के साथ साथ उसकी जो वॉल्स होती है चैम्बर की उसके अलोंग भी हो रहा होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जो यानी इस तरह से अभी मिसाल के तौर पे बॉटम के ऊपर, बॉटम के साथ एम्फीबोल, फायरोक्सिन और ये चार मिनरल्स वो क्रिस्टलाइज होते हैं, तो वही चार के चार वो उसके चैम्बर्स के साथ भी होते होंगे। जी जी, वो यही कह रहा है कि क्योंकि उसके जो वॉल है वो एक आप समझ लें एक डिचकी की तरह है। ठीक है, कहीं पे वो कमुलेट हुआ है, या चाहे वो वॉल्केनिक नेक में ही सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी उसकी सेटलिंग हो रही होगी और इस साइड पे भी उसकी जो वॉल्स हैं उनके अलोंग भी वो सेटलिंग हो रही होगी। इसे कहते हैं कमुलेटिव लेयरिंग। ठीक है, तो इसी के अलावा वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ओकेजनली आपके पास क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन भी हो रही होती है। तो क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन का हमने कल कहा था कि क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन कब होती है, कि जब वो जो मैग्मा होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास ये फॉर एग्जांपल मैग्मा है, तो इसके अंदर जो वोलेटाइल गैसेस होती हैं, गैसेस की वजह से गैसेस इसकी जो टिप्स वगैरह होती हैं इसको इससे अपराइज करते हैं। ठीक है, जिसमें स्वेलिंग वगैरह नहीं होती, जिस टायर की ट्यूब वगैरह में या गुब्बारे वगैरह में आप देखते हैं, तो इन स्वेलिंग की वजह से यहाँ पे ऐसा ये फीचर्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, तो इन फीचर्स को की वजह से वो क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशंस होती हैं। तो वो इसने कहा ये जो कम्युलेटिव लेयर्स बनती हैं ये मोस्टली जो है आपके पास सेंटीमीटर स्केल के अलोंग होती हैं। ठीक है, इतने ज्यादा नहीं होते आपके पास, and may be evidenced by the variation in the mineral abundance। जितनी वेरिएशन होती जाएगी उसके साथ साथ जो है ये लेयर उतनी थिक होती जाएगी आपके पास। तो इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे फेज लेयरिंग कहते हैं। फेज लेयरिंग ये होता है कि जिस टाइम क्रिस्टलाइजेशन हो रही है उसके दरमियान एक सर्टन एक पर्टिकुलर मिनरल जो है उसकी अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस हो जाए। ठीक है, जिसकी एग्जांपल में उसने ये कहा कि जैसा गैब्रो है तो गैब्रो की अल्टरनेटिंग लेयर बनती हैं विद एंड विदाउट ओलोवीन। ये गैब्रो है। ठीक है, ये आप देखें ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज जो है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज का ओलोवीन जो है ये आगे फर्दर मैफिक की उसमें जो विंडो है उसमें भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी थोड़ी सी इंट्रूजन है, तो इसलिए अगर ओलोवीन जो है वहां पे आपके पास प्रेजेंट है तो आपके पास गैब्रो की डिफरेंट लेयरिंग बनेगी, और अगर ओलोवीन वहां पे डिसअपीयर कर जाता है तो फिर आपके पास जो है वो सिंपली पायरोक्सिन और एम्फीबोल बच जाएगा, और उसके अलावा प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार। समझ आई? तो ये होता है, इस चीज को कहा जाता है फेज लेयरिंग, कि जिस टाइम वो ट्रांजिशन जोन बन रहा है वो एक से दूसरे में फर्दर, अगर आप इसको
देखें तो जैसा इंटरमीडिएट में आपके पास एम्फीबोल भी है, ठीक है। एम्फीबोल हालांकि वो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल एट द एंड ऑफ द मैफिक, ठीक है। तो वो एम्फीबोल जो है वो मैफिक में भी मैफिक से स्टार्ट हो रहा है, तो वो मैफिक में भी इंक्लूड कर रहा है, और उसके अलावा जो है मैफिक में ओलोवीन भी आ रही है, ठीक है। मेजरली इसमें आपके पास पायरोक्सिन होता है। तो ये इसको फेज लेयरिंग कहते हैं कि वो जिस टाइम ट्रांजिशन जोन में होता है तो वो एक सर्टेन मिनरल की अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की वजह से वो जो लेयरिंग बनती है, डिफरेंट लेयरिंग, तो उसको फेज लेयरिंग कहा जाता है। समझ आई? उसके अलावा उसने ये कहा कि आप इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह देखें मिनरल टेक्सचर्स का, वो जो होता है आपको एक सीक्वेंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बता सकता है। जिससे आपके पास एक आइसोलेटेड क्रिस्टल्स हो लार्जर देन द ग्राउंड मास, और प्रोबेबली फिनोक्रिस्ट कहा जाता है जिनको। तो फिनोक्रिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली, फिनोक्रिस्ट जो क्या होता है, फिनोक्रिस्ट जो होता है कि आपके पास बड़े क्रिस्टल जो है वो छोटे ग्राउंड मास में आपको मिले, ठीक है, तो उनको फिनोक्रिस्ट कहा जाता है। तो फिनोक्रिस्ट जो होते हैं, ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये बेसिकली जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उसके दौरान ये जो है क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। उसके दौरान क्रिस्टलाइज होने की वजह से इनके पास स्पेस बहुत होती है, तो स्पेसेस की वजह से ये प्रॉपरली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो लार्जर क्रिस्टल होते हैं किसी भी मैग्मा उसमें चैम्बर में। इसके अलावा ये एक बड़े मजे की बात है कि व्हेन वन क्रिस्टल इनक्लोजेस another, the enclosed crystal must have grown before the enclosing crystal, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि ये आपके पास एक क्रिस्टल है फिनोक्रिस्ट, और इसके साथ आपके पास ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, ये इसको इनक्लोज कर रहे हैं, ये ग्राउंड मास के तौर पे। तो ये जो है ये आपके पास फर्स्ट जनरेशन है, और उसके बाद जो है आपके पास ये जो है ये सेकंड जनरेशन है। समझ आई? ये बड़ा था, ये पहले बन गया, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग स्पेस थी उस रिमेनिंग स्पेस के अलोंग जो है बाकी के क्रिस्टल जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये आपस में इंटर रिलेशनशिप आपकी कह सकते हैं क्रिस्टल्स का। इसी तरह जो वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, उनकी अगर डायमेंशन उनकी वो प्रॉपरली हो, उसके क्रिस्टल फेसेस वगैरह प्रॉपर हो, तो इट मीन्स कि वो पहले जो है वो क्रिस्टलाइज हुआ है। जो बाद में बेचारे बच जाते हैं, उन्हें जितनी स्पेस अवेलेबल होती है, जिस तरह यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर कोई बनता है तो वो इस तरह टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा, ठीक है। तो वो टेढ़ा मेढ़ा बनने का मसला ये है कि उससे जिस तरह स्पेस अवेलेबल है उसी में ही वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का मिक्सचर मिले जिसमें बड़ा क्रिस्टल जो है वो एम्बेडेड हो छोटे क्रिस्टल्स में, तो वो जो छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो बाद में लेटर ऑन प्रेसिपिटेट हुए हैं, ठीक है। तो बड़ा क्रिस्टल है वो पहले ग्रू अप हुआ है। इसी तरह जो वेल शेप्ड हैं वो पहले क्रिस्टलाइज हुए हैं, जो डिसोरिएंटेड फेसेस में हैं, जिनके जो है डिस्टॉर्टेड फेसेस हैं, वो लेटर ऑन जितनी उनको स्पेस मिली है उसी में ही वो बने हैं, ठीक है। ये चीजें जो है ये मोस्टली आप जो है अगर कोर्स ग्रेन रॉक हो तो उसी में ही आप देख सकते हैं, वरना आपको इसको माइक्रोस्कोप के नीचे थिन सेक्शंस में आपको दिखाई देते हैं ये चीजें। तो पिगमेटाइट क्या होता है, जिसकी वेन्स वगैरह होती हैं? तो ये बेसिकली होता ये है कि यू मे फाइंड एक्सेप्शनली कोर्स इंटरग्रोथ क्रिस्टल इन द पार्ट ऑफ अ प्लूटॉन, ठीक है। ये प्लूटॉन्स वगैरह में ये आपके पास जो है, कहने का मकसद ये है कि यह किसी सेल वगैरह के अलावा एक आपको नॉर्मली चीज की मिले, ठीक है। अगर जो है वो जनरली उसके ये साइज क्रिस्टल साइज है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको पैचेस मिले जिसमें आपके पास बड़े क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। कोर्स ग्रेन क्रिस्टल्स हों, उसके आपके पास पैचेस मिले एक नॉर्मली, क्योंकि जनरली कोई भी सेल है या फिर प्लूटोनिक रॉक है
उसके अंदर जो है उसका टेक्सचर सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम जा रहा है, ठीक है, उसका प्रेशर सेम जा रहा है, तो उसकी जो क्रिस्टल ग्रोथ है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रप्टिव नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर आपको इस समय पॉकेट्स वगैरह मिलें, तो उन पॉकेट्स को जो है जिसमें आपके पास नॉर्मली लार्जर ग्रोन क्रिस्टल है एज कम्पेयर टू जो जनरल उसका ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, तो उनको पिग्मेटाइट कहा जाता है। तो इसका जो साइज होता है इस हैज नथिंग टू डू विद द कूलिंग रेट, ठीक है, इसकी जो कंट्रोलिंग जो फैक्टर होता है वो बेसिकली न्यूक्लिएशन होती है, ठीक है, के साइड के ऊपर न्यूक्लिएशन और उसके अलावा अबंडेंस ऑफ वोलेटाइल वोलेटाइल्स कहा जाता है गैसेस को, ठीक है, द लास्ट रेजिड्यू ऑफ द मेल्ट, जिस टाइम वो कूल डाउन हो रहा है, फाइनल जो रेजिड्यू बच गया जिसमें आपके पास जो है ये क्वार्ट्ज वगैरह बन जाता है, ठीक है, और उसके अलावा जो हाइड्रोथर्मल जो आपके पास फ्लूइड्स हैं, उस दौरानिए में इसका कोई लेना देना नहीं है कूलिंग टेम्परेचर वगैरह के साथ। ये जो बीच में आपके पास ये जो पॉकेट्स या एनॉमलीज आ रही हैं, ये बेसिकली अबंडेंस ऑफ वोलेटाइल गैसेस की वजह से, या फिर जो उसकी न्यूक्लियाइजेशन हो रही होती है कहीं पे, वो जो है आप उसमें एक सेंटर पॉइंट रख के तो उसके गैस जो है न्यूक्लियाइज हो रहा है। समझ आई इसकी? तो ये जो होते हैं मोस्टली आपके पास जो है वेन्स में और लेंसेज में की फॉर्म में आपको मिलते हैं, ठीक है, या तो वेन्स के अलॉन्ग ये प्लॉट होगा या फिर आपके पास लेंसेज की फॉर्म में होगा। तो इसकी जो पर्टिकुलर चीज होती है वो आपने पेग्मेटाइट बॉडी कोई भी है उसकी आपने जो उसकी एक तो उसकी शेप को स्टडी करना है और सेकेंडली जो है उसकी जो एजेस हैं उसकी क्लैरिटी को आपने स्टडी करना है। ये फाइनल टॉपिक है इसका, ठीक है। इंक्लेव्स क्या होते हैं कि इंक्लेव्स ये कि सन टाइम्स एक इग्नियस बॉडी में आपको पैचेस मिलते हैं जिनको कहा जाता है इंक्लेव्स। ये पैचेस जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं फॉरेन बॉडी के होते हैं, ठीक है, जो कंट्री रॉक उसके अंदर गिर गया, तो वो पैचेस जो हैं, क्योंकि अगर पैचेस ही आपको मिल रहे हैं तो वो तो पिग्मेटाइट में भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन पिग्मेटाइट में वो सेम ही बॉडी का है, ठीक है, सेम कंपोजिशन का है। तो जबकि यहाँ पे इनक्लेव जोन को कहा जाता है कि अगर आपको पैचेस मिल रहे हैं लेकिन उनका जो टेक्सचर और मिनरोलॉजी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो उनको इनक्लेव कहा जाता है, ठीक है। इसलिए उसने कहा कि नॉट ग्रेटली कोर्सर, ठीक है, इनफैक्ट फाइनर फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनको पिग्मेटाइट नहीं कह सकते, ठीक है, और पिग्मेटाइट जो होता है वो सेम बॉडी होती है, ठीक। अब इसमें आगे फर्दर दो चीजें आ जाती हैं, एक को कहा जाता है जीनोलिथ और दूसरा जो है वो एक मैग्मा के अंदर ही मैग्मा के जैसा जो पैचेस वगैरह पड़ जाते हैं। तो जीनोलिथ क्या होता है? जीनोलिथ बेसिकली एक फ्रेगमेंट होते हैं कंट्री रॉक में जिस टाइम वो इंट्रूड कर रहा है, ठीक है, किसी कोई वेन वगैरह किसी कंट्री रॉक में इंट्रूड कर रही है, तो उसके जो पीसेस हैं कंट्री रॉक के, अगर वो टूट के उसके अंदर गिर जाते हैं तो वो इनगल्फ हो जाते हैं, ठीक है, जिसको स्टॉपिंग वगैरह भी कहते हैं, तो उसको कहा जाता है जीनोलिथ, ठीक है। तो जो जीनोलिथ और जो मैग्मा का है ये जो सेकंड वाला है, इन दोनों में फर्क ये है कि जीनोलिथ के जो एजेस होंगे वो आपके पास एंगुलर होंगे, ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल उसने दी हुई है, ठीक। तो एट इज स्मॉलेस्ट जो जीनोलिथ क्या हो सकता है, वो एक सिंगल क्रिस्टल के तौर पे भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसको कहा जाता है जीनोक्रिस्ट, ठीक है। तो वो उसने ये कहा कि एक एग्जेजरेटेड फिनोक्रिस्ट को आप जो है एक जीनोलिथ के साथ मिस आइडेंटिफाइंग मत कीजिएगा, ठीक है। एक क्रिस्टल और चीज है, लेकिन वो हमने ये कहा था कि वो सेम ही कंपोजिशन का होगा, जबकि आपके पास ये जो जीनोलिथ होता है ये फॉरेन बॉडी होता है, इसका इन दोनों का आपस में
रिलेशनशिप डिफरेंट होगा, ठीक है। इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी, इसकी कंपोजिशन आप देखें दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट है। उसके अलावा यहाँ पे आपके जो है वो चिल मार्जिन वगैरह मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे ग्लासी स्ट्रक्चर वगैरह मिलेगा आपको। ये जो है यहाँ पे फाइन ग्रेन होगा, वहाँ फाइन ग्रेन से आगे जो है ये यहाँ पे कोर्सर ग्रेन होता जाएगा, ठीक। ये चिलिंग मार्जिन वगैरह हम पढ़ रहे थे, तो इसको कहा जाता है ज़ीनोलिथ। जबकि सेकेंडली में अगर मैग्मा ऑफ द डिफरेंट कंपोजिशन दैट हैज समहाउ अवॉइडेड टोटल एसिमिलेशन इन द मेन मैग्मा, अगर एक मैग्मा में जिस तरह सरफेस पे होता है, दरिया जो है, नदियां जो है वो दरिया में मिक्स होती हैं, दरिया आगे जाके समुद्रों में मिक्स होते हैं, तो उसी तरह एक मैग्मा जिस टाइम दूसरे मैग्मा में मिक्सअप हो रहा है तो उसके दौरान में अगर वो फुली कंज्यूम नहीं हो सका, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, जिसको कहा जाता है ऑटोलिथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो एक बल्ब्स की शक्ल में, ठीक है, ये गोल गोल, ठीक है, बल्ब्स की शक्ल में वो उसके अंदर इनगल्फ होके रह जाता है, जो पार्शियली मोल्टन होता है। अब इसमें और ज़ीनोलिथ में फर्क क्या होता है, ये होते हैं आपके पास राउंडेड शेप में होते, दोनों फॉरेन बॉडीज ही हैं, ये आपके पास राउंडेड शेप में होते हैं, और जबकि ज़ीनोलिथ जो है वो आपके पास जो है वो एंगुलर फॉर्म्स में होंगे, ठीक। तो इसके आगे ये फर्दर है कि अगर आप रीसेंट एक्टिव वॉल्केनोज पे जा रहे हैं तो क्या सेफ्टीज वगैरह करें। ये एक जनरल सा वॉल्केनोज पे पता नहीं हम में से कोई जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये आप अपनी एम इंटरेस्ट के लिए इसको पढ़ लीजिएगा कि यार ये क्या चीज़ें हैं। उसमें आपको हार्ड हैट होना चाहिए कि आप चाहे क्लिफ के अलाउंग क्यों, वरना हमने जो हार्ड हैट वाली बात थी वो तो ये थी कि अलाउंग द क्लिफ आप जाते हैं तो ऊपर से लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो रही है, तो उस जगह पे आप जो है हार्ड हैट पहन के जाएं। लेकिन यहाँ पे जिस टाइम अगर आप जा रहे हैं तो आप चाहे क्लिफ के अलाउंग जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आप हार्ड हैट रखें, क्योंकि अगर उसको कोई बम वगैरह जो है वॉल्केनिक बम वो गिरता है तो कम से कम सर आपका बच जाए। लॉन्ग स्टिक हो आपके पास, ठीक है, जिस मोस्ट सुटेबली ये है कि प्रॉबिंग स्टिक हो, ताकि आप वहाँ पे जिस टाइम पे होई ये जो लावा है, ठीक है, इसके ऊपर से जब आप मूव कर रहे हैं, जो इसकी फिगर 7.23 में इसके आप पाँव के नीचे देखें तो ये आपको नहीं पता अचानक ये कहीं पे सॉफ्ट हो सकता है तो आप गिर सकते हैं। तो बेसिकली वो ये है कि आप प्रॉबिंग करते हुए इसके ऊपर से गुजर जाएं। फिर आपके जो ट्राउजर हैं वो टफ हों, ग्लव्स वगैरह आपने पहने हो ताकि ये थोड़ा हीट रेजिस्टेंट हो। अगर आप फ्यूमस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे गैसेस हैं, ये देखिए जिस तरह ये वाला जो पोर्शन है ये गैसेस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हो सकती हैं जो आपके लंग्स वगैरह को डैमेज कर सकते हैं स्वेली, तो यहाँ पे आप जो है मास्क वगैरह पहन के जाएं। ये दो बड़े मजे की चीजें थी, हम शेयर करते हैं आपके साथ। तो वो कह रहा था कि नॉर्मली आप तो कभी ऐसी लोकेशन में अपने आप को डू नॉट पुट योर सेल्फ इन डेंजर, ठीक है, लेकिन अगर आप फंस जाते हैं कहीं पे वॉल्केनिक बम्स वगैरह गिर रहे हैं तो उनकी आप उल्टी साइड पे होके भागना मत शुरू कर लें, क्योंकि वो थोड़े स्लो होते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है कि आप उनकी तरफ फेस करके खड़े हो जाएं, तो वो जब आ रहे हैं तो उन्हें आप डॉज करें, ठीक है। पहले तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल ही ना, अगर डाल दिया तो फिर ये है कि बजाय भागने के आप उन्हें जो है वो डॉज करें। सेकेंडली ये है कि अगर पायरोक्लास्टिक फ्लो का सर्ज आ रही है, सर्ज ये होती है जैसे अचानक मौज आती है ना, ठीक है, एवलांच टाइप का, तो वो अगर अचानक फ्लो उसका आ रहा है तो वो यही कह रहा है कि आप उससे आउट रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाँ, अगर उससे साइडवेज आप भाग के से एस्केप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसके आगे आगे कार्टूनों की तरह मत भागते जाएं, ठीक है। तो वो अगर आप उसे नहीं भाग सकते तो कहीं पे कोई आपको खाई वगैरह थोड़ी सी मिल रही है तो उसके अंदर आप छुप जाएं, किसी बड़े रॉक के पीछे छुप जाएं, और जब वो आपको क्रॉस कर रहा है तो वो इंतहाई पॉइजनस गैसेस वहां पे होंगी, तो अपना सांस बंद करके रखें, तो बच के आप तो बच जाएंगे, ठीक है। बाकी उसकी सैम्पलिंग में इंफ्रारेड थर्मामीटर्स होते हैं, ठीक है, ये जैसा ये थर्मामीटर और कैमरा वगैरह बेसिकली उसका टेम्परेचर वगैरह देख रहे होते हैं, साथ उसमें राइजिंग अपराइजिंग वगैरह देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें और एक्सेस वगैरह जो है वो बाज दफा वहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे
वॉल्केनोज वगैरह आ रहे होते हैं, वहाँ पे उन्होंने उस एरिया को सील किया होता है। तो वो जो लोकल कम्युनिटी है जो सेफ्टी के साथ लगी हुई है, वो बजाय जिसके कि वो कंसंट्रेट करे कि लोकल जो है हैबिटेंट्स हैं उन्हें सेफली कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर दे, इतने में आप जो है वो स्टंट मारते हुए जा रहे हो, तो वो आपकी केयर करें या उनकी केयर करें। तो इसलिए आपको प्रॉपर परमिशन जो है, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वोल्केनो ऑब्जर्वेटरीज जो है, उनसे आप प्रॉपर परमिशन लेके जाते हैं। बाकी इसके ऑब्जर्वेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड जियोफिजिकल इक्विपमेंट होते हैं, जियोकेमिकल इक्विपमेंट होते हैं, कि उसकी कंपोजिशन वगैरह आप देख रहे हैं। जियोफिजिक्स में मोस्टली जो है इसमें यूज किया जाता है मोस्ट आइडियली, तो वो यूज किया जाता है ग्रेविटी मीटर। ग्रेविटी जो होता है वो बेसिकली सब सरफेस में डेंसिटी की मेजरमेंट कर रहा होता है कि नीचे जो है कोई भी मटेरियल जो है वो कितना डेंसर है। तो वो अगर वॉल्केनो के अलोंग आप करते हैं तो वो डेंसिटी यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हुई है या डेंसिटी कम हुई है। वो इस चीज का इंडिकेटिव होता है कि आया नीचे एक्युमुलेशन मैग्मा की ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। ठीक है, तो वो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए कि नेक्स्ट एरप्शन इसकी होगी या नहीं होगी।